लोग पढ़ रहे थे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइपोल होता क्या है। तो अगर हमारे पास दो चार्ज हो, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनके चार्ज साइन अलग अलग हो, ठीक है ना। जैसे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू हो। और अगर ऐसे सिस्टम को हम छोटी सी दूरी, अल्प दूरी जिसे बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर दें, तो जो सिस्टम बनता है उसका नाम होता है डाइपोल। क्या नाम है? डाइपोल। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल। जैसे एग्जांपल देख लो आप, मान लीजिए कि आपके पास HCl मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, है ना। Cl ग्रीन कलर का होता है, तो थोड़ा सा उसके कलर से मैच कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और हमने ये बॉन्ड जोड़ दिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि हमने HCl देखा है। HCl में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, हेनरी स्मिथ फार्मूले से, है ना। कोवैलेंट करैक्टर होता है 58 के आसपास। तो ये हल्का सा प्लस पोल, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस पोल, और इनके बीच की अपनी इसकी बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है। तो ये पर्याप्त तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, डाइपोल के। जब कोई डाइपोल बन गया है तो उसके अंदर हम उसकी स्टडी के लिए एक पैरामीटर ढूंढते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से। इस म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? अभी म्यू क्या होता है? तो म्यू जो भी होता है, ये होता क्या है, इनमें से किसी एक चार्ज को लेना है, किसी एक चार्ज को, ठीक है ना। और इंटू क्या कर देना है, चार्ज इंटू इनके बीच की दूरी ले लेनी है, इनके बीच की दूरी ले लेनी है। तो दूरी कितनी हमने ले ली है, r। क्या ले ली बेटा, r। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला तो बन गया है, लेकिन अभी यूनिट का हमें पता नहीं चल पा रहा है। अब Q जो होती है, इसकी 2 यूनिट होती है, चार्ज की 2 यूनिट होती हैं। चार्ज की अपनी SI यूनिट होती है और चार्ज की CGS यूनिट भी होगी। तो SI यूनिट में चार्ज को आप जानते ही हैं, कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम। तो 1 यूनिट चार्ज जो होता है, 1 यूनिट जो चार्ज होता है हमारा, ठीक है ना, वो SI में क्या बोलते हैं उसको, बोलो कितना कूलाम, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ये 1 यूनिट चार्ज की वैल्यूज होती है। जब मैं इसी सेम चीज़ को CGS में पढ़ता हूँ, किस में पढ़ता हूँ, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। SI क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम है आपका। यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज को हम लोग लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, 4.8, क्या 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU। 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सिंपल सी बात होगी। हमने Q की यूनिट ढूंढ ली है SI में और CGS में। अब मुझे किसकी यूनिट ढूंढनी है, R की भी, ठीक है। तो R को भी हम आराम से ढूंढ सकते हैं। R चूँकि लेंथ है, डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का, तो हम इसको SI में क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, SI में मीटर बोलते हैं। और जब हम इसको CGS में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, हम सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो जब मैं इसका SI वाला लूँगा Q का, तो इसके साथ मीटर ले लूँगा। जब उसका CGS वाला लूँगा तो क्या लूँगा, सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम मानते हैं अपने एग्जाम्पल में HCl को, किसको, HCl को। तो अगर मैं मानता हूँ कि चार्ज क्या हो बेटा, 1 यूनिट हो, क्या हो, 1 यूनिट हो, और डिस्टेंस भी क्या हो, 1 यूनिट हो, 1 एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है। देन आपको कैलकुलेट क्या करना है, म्यू कैलकुलेट करना है। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, इधर देख बेटा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आप यूनिट को ज़रूर लिखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इनटू जो उनके बीच का डिस्टेंस है। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सही बात है। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता बेटा,
1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर्स। इतना आएगा, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। ये कूलाम मीटर है बेटा, सेंटीमीटर नहीं याद रखना, ये कूलाम मीटर है। हमने चार्ज की यूनिट कूलाम में ले ली और डिस्टेंस की यूनिट इसमें ले ली है, मीटर्स में ले ली है। ठीक है, इन एसआई कह सकते हैं आप, ठीक है ना, कूलाम मीटर्स। अभी और म्यू को जब सीजीएस में लेंगे तो क्या होगा बेटा? 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 इंटू 10 के पावर माइनस 8 है ना। ये तो ESU हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ओके, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ये आ गया है इन CGS। क्या हो गया बेटा? इन CGS। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट की जो एक्चुअल यूनिट है वो डिवाई है। किसके नाम पर है? डिवाई एक साइंटिस्ट है जिनको कहा जाता है मास्टर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो जो SI यूनिट एक्चुअल में है ना, डायपोल मोमेंट की SI यूनिट ऑफ म्यू एच डिवाई, डी में लिखते हैं, डिवाई ऐसे होता है, ठीक है। डिवाई नाम है किसी का, इसको हम, ये बहुत फेमस है, किस नाम से? मास्टर ऑफ मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। इन्हें मास्टर ऑफ मॉलिक्यूल इस नाते कहा जाता है कि ये जब हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं होता था तभी उससे पहले इन्होंने हर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बता दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? ठीक है, अब हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और हम अपनी सारी चीज़ों को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। और हमें निकालना है एक्चुअली में कूलाम मीटर का डिवाई के साथ क्या रिलेशन होता है ना। कूलाम मीटर का डिवाई के साथ क्या रिलेशन होता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है CGS यूनिट में 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18, ये एक डिवाई के बराबर होता है। किसके? एक डिवाई के बराबर होता है, ठीक है ना। एक डिवाई के बराबर कर सकते हैं हम इसको, और यहीं से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉरी, इतने को 10 के पावर माइनस 18 जो आपका होता है ना, ये वाली वैल्यू जो होती है, ये वाली वैल्यूज, इसको 1 डिवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिवाई। तो देखो तो सभी लोग, हमने म्यू को ऐसे लिख दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 29 कूलोम मीटर, या ये सेम बराबर है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। दोनों की चीज़ें बिल्कुल सेम है। ये जो आपके पास वैल्यू, जितनी वैल्यूज है, इसी को डिवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4.8 डिवाई, क्या लिख सकता हूँ? 4.8। तो एक डिवाई में क्या हो गया बताओ? 4.8। एक डिवाई इक्वल टू हुआ 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? सेंटीमीटर्स, ठीक बात है। अब मुझे इसको कूलाम मीटर में चेंज करना, किस में चेंज करना है? तो मैं लिखूंगा सिंपली कि 4.8 डिवाई इज इक्वल टू बी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर्स। तो एक डिवाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 अपान 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 29। ऐसे और सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, हाँ जी सर, इंटू 10 के पावर माइनस 29। यही होगा ना? यस सर। 1/3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है? 0.33। यही तो होता है ना। n3 और भी बढ़ाओ, जितनी मर्जी बढ़ा लो, इंटू 10 के पावर कितना हो गया? -29। मैथमेटिक्स कहती है कि आप इस डेसिमल को जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो पावर होगा नेगेटिव में बढ़ जाएगा।
सही बात है। तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 डिवाई की पूरी वैल्यू। क्या लिख सकते हैं बेटा 1 डिवाई की पूरी वैल्यू? 3.33 इंटू 10 के पावर -30 कूलोम मीटर। क्या बेटा? कूलाम मीटर या सेंटीमीटर नहीं याद रखना। तो 1 डिवाई की कूलाम मीटर में ये कंपैरिजन पढ़ नहीं रहे बेटा, ठीक है, जमा ही नहीं आनी चाहिए पढ़ते टाइम, बिल्कुल, है ना। ध्यान दो, ना समझ में आए तो आप 10 बार पूछो, ठीक है। अगला क्या हो गया? 1 डिवाई को ईएसवी में अभी क्या कहा आपने? 10 के पावर -18 ESU सेंटीमीटर, है ना। तो 1 डिवाई के नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है। किसके नाम पर? डिवाई के नाम पर रखी गई है। और इसका हमने दोनों में कूलाम मीटर के साथ और ESU का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज के 2 तरीके की यूनिट है। जब MKS में निकालोगे तो उसको हम कूलाम बोलेंगे, और जब उसी चार्ज को कहाँ लेके जाओगे आप? CGS सिस्टम में लेके जाओगे, उसके लिए एक नया टर्म आएगा ESU, ठीक है। तो हमने डिवाई जो फंडामेंटल यूनिट है इसका, जो डिवाई के रेस्पेक्ट में दिया गया है, हमने उसको निकाल लिया है। अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे। ये डिवाई का जो कैलकुलेशन है ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम इसका सिंपल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म में हम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड मोमेंट के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? बॉन्ड मोमेंट क्या होता है, ठीक है जी। फिर आपको डायपोल मोमेंट पता लग जाएगा। कोई भी बॉन्ड हो, 2 लोगों के बीच का बॉन्ड हो, ठीक है, और अगर हमें बताना है कि ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं है, ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं है, तो हमें पहले देखना होता है इन दोनों आइटम्स के जिससे मालिक्यूल बना है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस A - B। अगर ये 0 नहीं है तो ये बॉन्ड पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। और अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि जो जितने भी होमो मालिक्यूल्स हैं, होमो मतलब सेम वाले, H और H, Cl और Cl, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, समझ में आ रही बात? फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये सब क्या होंगे बाई नेचर? नॉन पोलर होंगे। अगर नॉन पोलर होंगे तो इसमें कोई बॉन्ड मोमेंट नहीं होगा, नो बॉन्ड मोमेंट, ठीक बात है। अब क्या है, अगर किसी मालिक्यूल में ऐसे पोलर बॉन्ड आ गए, क्या आ गए? पोलर बॉन्ड आ गए, तो उसमें डाइपोल मोमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी में कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं, सारे नॉन पोलर बॉन्ड हैं, तो उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा, और ऐसे मालिक्यूल को हम नॉन पोलर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अगर कोई भी मालिक्यूल हमारे पास बनाया गया है, ऐसे है, कोई भी मालिक्यूल है, ठीक है, अगर इसकी म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो इसको बोलेंगे पोलर। अगर इसकी म्यू की वैल्यू 0 हो गई तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर। नहीं समझ में आया? ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना। अब जब हम ये निकालते हैं, क्या डायपोल मोमेंट तो निकाल लेंगे सिंपली। तो डायपोल मोमेंट निकालने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका हम करते हैं, जिससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाता है, जिसको हमने कल बताया था परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्या बताया था? परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स, ठीक बात है। अब हम कैसे निकालेंगे उसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि HCl मालिक्यूल है, क्या है? HCl मालिक्यूल है। इसका लेंथ दिया गया होगा, क्या दिया होगा? लेंथ दिया होगा। इसका L दिया होगा, इसका चार्ज Q हम मान लेंगे 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट और 1 माइनस यूनिट, ठीक बात है इतना। ऐसे केस में इसका म्यू गिवन होगा। क्या होगा? म्यू गिवन होगा, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व या म्यू कैलकुलेटेड ऐसे कह सकते हैं, ठीक बात है इतना। तो जो आप निकालोगे, जो म्यू ऑब्जर्व होगा, जो पता होगा, ठीक है, एक होगा म्यू एक्सपेरिमेंटल। क्या? ये दिया होगा एग्जाम में, ये एग्जाम में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो आप नहीं कर सकते, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया रहेगा। कोई मान लीजिए बेटा कुछ भी वैल्यू, मान लीजिए म्यू एक्सपेरिमेंटली लिखता हूँ, या मान लीजिए x आ गया, और एक म्यू आप कैलकुलेट करेंगे बाई थियरी,
इसको आप करेंगे सर ये 1 यूनिट जो इसका होगा Q और इसको L से मल्टीप्लाई करूँगा तो मान लीजिए कितना आ गया Y। तो इससे निकलता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या मिलता है बेटा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें हम म्यू एक्सपेरिमेंटल को ऊपर ले लेते हैं और म्यू कैलकुलेट जो मैं कर रहा हूँ थियरी से कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो हमें पढ़ाया गया है उसको नीचे ले लेते हैं और इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज 50% से ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कंपाउंड मेरा आयनिक है। क्या है? आयनिक है। 50% से अगर कम आ जाती है ये तो बोल देते हैं मालिक्यूल क्या है? कोवैलेंट है। अगर 50 आती है तो इसका मतलब मालिक्यूल 50-50 है, उतना ही कोवैलेंट है उतना ही आयनिक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। अब आपको वेक्टर आता है? वेक्टर तो आता होगा, वेक्टर के बेसिक रूल आते होंगे, है ना? सदी से आता होगा। उसी को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और केमिस्ट्री में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और केमिस्ट्री में इसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस पोल से माइनस पोल की ओर होता है। किधर होता है बेटा? प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, हमेशा प्लस से माइनस होता है। ठीक है, बाकी जो कुछ रूल लगाएंगे आप वही लगाएंगे जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, स्पेशल कुछ इसमें हमें नहीं लगाना है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ CO2 के बारे में। किसके बारे में? CO2 तो आप लोग समझते हो, ठीक है ना? तो जो CO2 मालिक्यूल है वो कुछ ऐसा है, ऐसा देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी क्या है? ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर CO2 के दो कार्बन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी क्या बेटा? तो क्या ये CO बॉन्ड पोलर है कि नहीं है? ये बताओ। पोलर है। और ये भी CO बॉन्ड क्या है? पोलर। दोनों CO बॉन्ड क्या होगा बेटा? पोलर होगा। ये भी CO बॉन्ड क्या है? पोलर। लेकिन मालिक्यूल पोलर है नहीं, ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चूंकि दोनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इस बॉन्ड की पोलरिटी, ये कार्बन प्लस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर इस बॉन्ड की पोलरिटी हो जाएगी इधर। ठीक है, और इस वाले बॉन्ड की पोलरिटी ये भी क्या हो जाएगी बेटा? कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। और दोनों सेम बॉन्ड है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ये म्यू है तो ये भी क्या होगा? म्यू होगा। और फिजिक्स कहती है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो, 180 डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। ठीक है, तो इधर का जो वेक्टर होगा इसके वेक्टर को क्या करेगा? कैंसिल कर लेगा। 0 होने का मतलब ये मालिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। और नॉन पोलर तभी हो सकता है जब मालिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो। और डायपोल मोमेंट तभी 0 होगा तब इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो? 180 डिग्री हो। इससे पता चल गया कि ये कैसा है? लीनियर है। ठीक है, अगर इसका कुछ भी डायपोल मोमेंट आ गया तो लीनियर नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है जी, तो हमने डायपोल मोमेंट को निकाला कैसे है? डायपोल मोमेंट की हेल्प से हमने क्या निकाला है एक्चुअली में कि मालिक्यूल का स्ट्रक्चर्स क्या है, मालिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, हमने ये डायपोल मोमेंट की हेल्प से निकाला है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपलेस्ट फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ जो मैं ऑर्गेनिक में लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में लगाऊँ। पहले इधर लगा लेता फिर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास टेट्राहेड्रल मालिक्यूल है, एक इस तरीके का मालिक्यूल है, ऐसा कोई मालिक्यूल है जिसको हम टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, ऐसा मालिक्यूल है, राइट? ऐसा है। ओके, तो इस टेट्राहेड्रल मालिक्यूल्स में मैंने कार्बन को फिट कर दिया। क्या कर दिया? कार्बन को हमने फिट कर दिया है। मान लीजिए यहाँ कहीं पर कार्बन है, ओके, और ये चारों के चारों हाइड्रोजन है। क्या बेटा? हाइड्रोजन से।
ऐसे हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो आप जब इस मालिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो C और H में ज़्यादा नेगेटिव कौन है? C है। क्या है? C है। तो ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो C है इस H से जुड़ा हुआ है, ये वाला C भी इस H से जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, जो बॉन्ड एंगल है कितना पता आपको? ये 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। 180 डिग्री कितना है? सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट है। तो फिर टेट्राहेड्रल होंगे। ऐसे में जब सारे वेक्टर सेम है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू1 है, ये भी म्यू1 है और ये भी म्यू1 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से जाएगा ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, है ना। तो जो रिजल्टेंट इन दोनों का होगा वही रिजल्टेंट इन दोनों का भी होगा, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो CH4 क्या हो गया? नॉन पोलर। क्या हो गया बेटा? नॉन पोलर। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कोई सेंट्रल एटम हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कोई सेंट्रल एटम हो, जिसके ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, जिसके ऊपर और जो भी सराउंडिंग आइटम है सारे सेम हो, जो भी सराउंडिंग आइटम है सारे सेम हो, तो ऐसे मालिक्यूल को सिमेट्रिक मालिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मालिक्यूल। और ये पक्का नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। और उसका डायपोल मोमेंट 0 ही आता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है क्या? SiCl4 का। किसका बेटा? SiCl4 का, ठीक है। Si मतलब सिलिकॉन है, हमने सिलिकॉन को ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ पर Cl बना लिए, हमने Cl बना लिए बहुत सारे। यहाँ पर Cl होगा, यहाँ Cl होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी Cl होगा और ये बॉन्ड मोमेंट सेम ऐसे होंगे। ये Cl इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? इसका भी 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, ठीक है। और ये कैंसिल आउट कर देंगे, इसका वाला वेक्टर नीचे जाएगा इधर, और इसका इस वाले दोनों का वेक्टर नीचे, इसका वेक्टर ऊपर, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक बात है इतना। अब आते हैं हम आगे की ओर, थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इसी सेम स्ट्रक्चर्स को मैं 4 बार बनाता हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आना ही आना है, पक्की सी बात है, आएगी, ठीक है। तो ये मान के पढ़ना है कि जी आएगी, है ना। और कोई भी चीज़ जब आप पढ़िए तो आप ये मान के पढ़िए कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तब तो काम करेगी। और अगर आप ये मान के चलोगे कि जी आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, तो बहुत मुश्किल है फिर तो। ठीक है भाई। टेट्राहेड्रल 2 का कंपेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, फिर बाद में और 2 का भी करूँगा। ओके, चलिए, समझ में आ रहा है ना। हमने बेटा CCl4 का 0 कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, CCl4 में एक Cl को हटाते हैं, एक H लगा देते हैं। क्या लगाते थे? एक जगह पर हम हाइड्रोजन कर देते हैं और बाकी जगह पर Cl ही रखते हैं। तो यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl। अब बॉन्ड मोमेंट की स्टडी करते हैं। यहाँ पर अपना कार्बन ही होगा बेचारा, कार्बन काला सा, है ना। लो, एक मोमेंट, ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा। अब की बार सिनारियो चेंज है। अब की बार इन दोनों का जो नेट आएगा ये इधर से तो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो नेट आएगा ये ऊपर से जो आएगा, लेकिन इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी बताओ? यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है। हाइड्रोजन आने से अगर ये μ1 है तो ये μ2 होगा। अब की बार पक्की बात है कि μ1 बड़ा होगा किससे? μ2 से, तो μ0 नहीं होगा। तो ये नॉन पोलर की जगह पे क्या हो जाएगा? पोलर। तो ये कौन सा कंपाउंड है? CHCl3 है। क्या है? CHCl3। एनिसेथिया में यूज होता था पहले, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। यही है क्लोरोफॉर्म। किसी को सुनाओ बेहोश, लेकिन इसे कहीं छोड़ दो थोड़ी देर बॉटल को ओपन करके, थोड़ा सा ऑक्सीजन गैस आ जाए, थोड़ी सी सनलाइट पड़े, तो यही क्या बन जाएगा? फॉस्जीन। क्या बन जाएगा?
और फिर अगर सुबह दोगे आप तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि फाजिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है। अगला देख लेते हैं हम दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पर फिर से हमने कार्बन ही लिया है। अब की बार हमने 2 हाइड्रोजन को चेंज करा, कितने को? 2 जगह हाइड्रोजन लगा दिया, मान लीजिए यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी, और 2 जगह हमने क्लोरीन लगा दिए हैं। ठीक है, अब बॉन्ड मूवमेंट को देखिए, इसका मूवमेंट तो ऐसा होगा, सॉरी होगा उल्टा, है ना, ऐसे आते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना होता है। ठीक है जी, और इस वाले का मूवमेंट ऐसा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस वाले का मूवमेंट ऐसा होगा ना। आ रहा समझ में? क्योंकि H अगर इनकी वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है? 3.2 होती है। कार्बन की कितनी होती है? 2.5 होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। ये सब रटाया हुआ है मैंने सारा कुछ आपको। अब ऐसे से केसेस में इनका जो नेट आएगा, किसका नेट आएगा भाई? इसका जो नेट होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और इन दोनों का भी नेट अब की बार क्या होगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों जुड़ेंगे। बोलो, तो म्यू रिजल्टेंट तो अब की ज़्यादा हो जाएगा। म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा, मोर पोलर हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म से CH2Cl2 ज़्यादा पोलर होगा। यही समझ में आया? ठीक है, अब आता है अगला। अगला क्या कर सकते हैं भैया? हमने कर लिया है, 2 क्लोरीन लगाया, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन का भी लगा लिया है ना। अब 1 क्लोरीन का लगा के देखते हैं। किसका? 1 क्लोरीन का। उसमें क्या कहानी बनती है? 1 क्लोरीन की कहानी पढ़ते हैं भैया। है ना, यहाँ पर है अपना कार्बन। ठीक है, अब की बार हमने क्या करे हैं? 3 Cl है और 1 H है। बस ठीक मान लिया भाई जो आप कह रहे हैं। 1 Cl है और 3 हाइड्रोजन है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो ये बन गया आपका CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, है ना। चलिए देख लेते हैं मिथाइल क्लोराइड के कंडीशंस। इसमें बॉन्ड किसकी ओर होगा? Cl की ओर कि C की ओर? ऐसे होगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, चटक नहीं है ना। इस कलर का कर दूं? इनका बताओ किसकी ओर होगा? इनका इनका तो 3 एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जुड़ेगा, है ना। अब की बार तो सारे एक साथ ही जुड़ रहे हैं, तो अब की बार भी रिजल्टेंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं जो हमने अभी तक वैल्यू निकाली है, उसमें सबसे ज़्यादा आएगा CH3Cl की वैल्यू, फिर Cl2 की, फिर CHCl3 का, और फिर CCl4 का। इसका तो म्यू 0 ही है, तो ये नॉन पोलर है, और बाकी सारे क्या बेटा? पोलर है। बाकी सारे क्या है? पोलर है। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे मालिक्यूल में चलते हैं। तो पोलरिटी को आपको देखना है। अगर कोई मालिक्यूल ऐसा है जिसका सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है, तो वो मालिक्यूल ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है और नॉन पोलर होता है। जैसे देखिए अगला मालिक्यूल BF3। क्या? BF3 को देखते हैं हम लोग। है ना, BF3 मालिक्यूल में यहाँ पे बोरान है और यहाँ पर है अपने फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन फ्लोरीन बहुत नेगेटिव, तो बॉन्ड मूवमेंट फ्लोरीन की ओर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 120 का बॉन्ड एंगल है। कितने का है? 120 का बॉन्ड एंगल है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का नेट तो इधर आएगा, इन दोनों का बॉन्ड का, इसका ऊपर जाएगा, लेकिन ये अकेला इस नाते इसका कम होगा। तो इस सॉरी ऐसे नहीं कर सकते, गलत कह रहे हैं। देखो ना होता क्या है, इन दोनों का जब 2 इक्वल वेक्टर होते हैं, 2 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए μ1 है, ये भी क्या है? μ1 है, ये भी क्या है? μ1 है। तो फिजिक्स कहती है कि अगर आपके पास 2 इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है ना, ऐसे हैं, और उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये म्यू है, ये भी म्यू है, तो रिजल्टेंट भी क्या आता है? म्यू आता है। ठीक है जी,
तो इन दोनों का मोमेंट क्या होगा, μ1 होगा। ऊपर भी कितना जा रहा है, μ1 जा रहा है, तो दोनों 180 डिग्री पर हो गए अब तो। यस सर। तो नेट म्यू क्या हो जाएगा, 0, और मालिक्यूल क्या हो जाएगा, Non-polar। नॉन पोलर। ठीक बात है, मालिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सिंपल सा डेफिनेशन जब बेस्पर में से अप्लाई करोगे तो आप सिंपली कह दोगे सर, अगर किसी मालिक्यूल में कोई ऐसा सेंट्रल एटम हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और सारे सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, तो मालिक्यूल सिमेट्रिकल कहलाएगा और बाई नेचर क्या होगा, नॉन। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, है ना। देखो तो हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है यहाँ पर, उसको ऐसे निकालेंगे। ये भी वेक्टर से ही निकालेंगे। किससे निकालेंगे बेटा, वेक्टर से ही निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर कहता है अगर ये μ1 हो और ये क्या हो, μ2 हो, तो जो म्यू और ये थीटा हो, क्या हो, थीटा, तो जो म्यू रिजल्टेंट है वो क्या होता है, इसका जो स्क्वायर होता है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से जो cos थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा म्यू रिजल्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, म्यू रिजल्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं मान लूँ कि μ1 और μ2 क्या है, बराबर है, अगर ऐसा मैं सपोज कर लूँ, तो माइनस हो जाएगा 2 μ1 का स्क्वायर अपान 2 μ1। ठीक है, यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं इसे अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि CO2 है, क्या है, CO2 है, ये CO2 है, इसका एंगल बताना है मुझे, तो cos थीटा निकालनी है बेटा। म्यू रिजल्टेंट इसका कितना है, 0 है, कितना है, 0 है ना, 0 ही तो होता है। तो लेकिन जो म्यू इस बांड का पता है, म्यू CO का मुझे पता है, म्यू CO जो बांड होता है इसका होता है वैल्यू कितनी, 7 ठीक है 67 इंटू 10⁻⁻30, ये वैल्यू जो होती है कूलाम मीटर है ना, कूलाम मीटर होती है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें, तो जो म्यू CO आपके पास होगा, म्यू CO2 जो होगा टोटल, ये तो 0 ही है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2 म्यू CO, ये दोनों बांध के, इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 म्यू CO हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये बनेगा क्या, 0 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 7.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻30 माइनस का 1 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, -1। तो cos थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, तो cos के थीटा के किस एंगल के लिए cos की वैल्यू -1 होती है, कोसाइन फंक्शन तो पढ़ा होगा आपने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स है ना, -1 जो होता है कितना, 180 डिग्री। इससे पता चल गया कि इसका बॉन्ड क्या है, 180 डिग्री। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। तो अब हम इसे ओरल अप्लाई करते हैं जो हमारे पास एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो ये है, ये है बेंजीन, देख रहे हो आप, ऐसे ही होता है बेंजीन अपना। ठीक है, बेंजीन की खास बात क्या होती है उसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पर भी कोई ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है, कहीं पे भी कोई ग्रुप लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगाया, डबल बॉन्ड लगा, ठीक है, अभी बताते हैं, डबल बॉन्ड भी लगाते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हो, लो डबल बॉन्ड अल्टरनेट कर दीजिए तो रिजोनेंस हो जाता है। ठीक है, जो ग्रुप लगाते हैं उसके दोनों अगल बगल के जो पोजीशन होते हैं उनको आर्थो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थो। उसके जस्ट नीचे वाले को पैरा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। समझ में आई बात। अब मुझे निकालना है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आर्थो, पैरा और मेटा डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो पहले मैं बनाऊंगा कुछ ऐसा, दो का कंपाउंड का कंपैरिजन करना चाहिए। हाँ सुनिए, 2 या 3 कंपाउंड का कंपैरिजन करूँगा आपके साथ। और बस ये लास्ट है आज का क्लास, इसके बाद फिर
नया टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। देखो इसमें मैंने 2 क्लोरीन को जोड़ा है, ठीक है, 2 क्लोरीन को जोड़ दिया है, एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। इसमें मैंने जो क्लोरीन जोड़ा है ये एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। इसमें हमने 2 क्लोरीन को जोड़ा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो आप बताइए इस C से ये Cl जुड़ा, जी सर। ये इधर से जुड़ गया है, इधर से जुड़ गया है ये, और ये इधर जुड़ गया है, सीधे आया इधर आया। बाण भी बना लो, नहीं आप तो कहोगे सर आपने बाण ही नहीं बनाया है ना, तो मैं सर्कल बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जी सर। सर्कल कर लो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस इसके अंदर है, ठीक है जी। अब आपको बताना है यहाँ पे कहानी पूरी कि ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कितने डिग्री का है। तो इसको टच करेगा, कितने का बेटा, 60 का है। कितने का है, 60 डिग्री का है। ये वाला बॉन्ड कितने का होगा, 120 का। और ये वाला बॉन्ड कितने का होगा, 180 का। तो यहाँ थीटा कितना है, 60 है। यहाँ थीटा कितना है, 120 है। और यहाँ थीटा क्या है, 180। तो कंडीशन आप सुन लीजिए, जब 180 बेटा जी 180 कंडीशन है जब दोनों ग्रुप जो ये लगे हैं और ये लगे हैं सेम हो, क्या हो, सेम या सिमिलर हो, ठीक है। इफ़ G1 एंड G2 दोनों क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोनों हो एक जैसे, या सेम ही कर दिया। देन हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला जो अभी हमने पढ़ा है, म्यू रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, ठीक है जी। और अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो, ठीक है भाई। अब आपने देखा कि सर जो म्यू रिजल्टेंट है एक्चुअली में वो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है कि नहीं है, यस सर, है। जी सर। और कॉस का फंक्शन कैसे चलता है जी, कॉस का फंक्शन कैसे चलता है, मैथमेटिक्स तो पढ़ी है आप लोगों ने, बहुत अच्छी से पढ़ी है मैथमेटिक्स की, तो आप लोगों को आती खूब सारा है ना, ठीक है। तो जब कोसाइन फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो कैसा बनता है, कॉस 0 से शुरू होता है या 1 से, 1 से। कॉस यहाँ से शुरू होगा जी, ऐसे। तो आप मुझे बस इतना बता दो, जब 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा तो 1 + 1, ठीक है। और 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू घट रही है, कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही बात है ना। तो इसका मतलब अगर कॉस थीटा ऐसा है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, थीटा 0 कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू है, थीटा और बढ़ा रहे हो तो वैल्यू मिनिमम हो रही है। तो इसका मतलब जो म्यू आर हो जाएगा ये 1/θ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है, कह सकते हैं। जहाँ थीटा बड़ा होगा वहाँ म्यू आर क्या होगा, कम आएगा। तो ये आर्थो है, ये क्या है, आर्थो है, ये मेटा है, ये क्या है, पैरा है। तो क्या आंसर बनेगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, आर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। नहीं समझ में आया, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए आप, दूसरा सिस्टम। एक ग्रुप क्या हो बेटा, थक गए क्या तुम लोग, हाँ जी थक गए, क्यों सोए नहीं थे आज, रात को लेट तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतना बुरा पढ़ा दिया मैंने आज, हाँ नींद आ रहा लग जा रहा है। तो भैया क्लास के टाइम में तो अच्छा पढ़ो। म्यू रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, ठीक है। माइनस आने की वजह से अब की बार म्यू आर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बेंजीन रिंग बनाए, इस तरीके की रिंग बनाई हमने, 1 2 3, ठीक है। और इन सभी पे हमने लगा दिए क्या, मान लो यहाँ पे एक में साइनाइड लगा दिया, एक में CH3 लगा दिया,
ठीक है। एक में साइनाइड लगा दिया, एक में CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे लगा दिया CH3, है ना। जी सर। और यहाँ पे ऐसे यहाँ लगा दिया साइनाइड और यहाँ उल्टा CH3। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये थीटा कितना बेटा 60, ये थीटा कितना है 120, ये थीटा कितना है 180। 180। अब आप बता दो कौन ज़्यादा होगा। पैरा मेटा ऑर्थो। PMO प्रधानमंत्री ऑफिस, तो मेटा हमेशा बीच में आता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट आपका क्या रहा, डायपोल डायपोल मोमेंट का मोमेंट। लेक्चर रहा, ठीक है। अगर इतना आप करेंगे जी सर। तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जी सर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।